बरमूडा ट्रायंगल में पानी के जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के रहस्यमय तरीके से गायब होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? एलियंस, या कोई डरावना संयोग, या कोई प्राकृतिक घटना, या फिर कुछ और? यह सब 1945 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी नौसेना के 5 नौसैनिक एक प्रशिक्षण मिशन के लिए फ्लोरिडा से अटलांटिक महासागर में उड़े। उड़ान योजना बहुत सरल थी। इस योजना के अनुसार वे एक बमबारी अभ्यास के लिए ईस्ट बाउंड की तरफ उड़ेंगे। फिर वे बिना किसी ज्यादा छानबीन के वापस आ जाएंगे। अभ्यास का पहला भाग अनुभवी लेफ्टिनेंट टेलर देख रहे थे, जिन्हें फ्लाइट 19 भी कहा जाता है। उन्होंने अपना प्रशिक्षण समाप्त किया और पूर्व की तरफ उड़ना जारी रखा। समस्या यह थी कि 1.5 घंटे तक उड़ान भरने के बाद लेफ्टिनेंट टेलर ने देखा कि उनके विमान के कंपास काम नहीं कर रहे थे। अपने आप पर विश्वास करते हुए उन्होंने निश्चय किया कि वह दक्षिण में थे। उन्होंने हवाई यातायात नियंत्रण से निर्देश मांगे और उत्तर की ओर जाने की सिफारिश की, लेकिन उत्तर की ओर जाने के बजाय वह समुद्र के बीच में चले गए। जब टेलर को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महाद्वीप में वापस जाने के लिए विमानों के पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। मिशन शुरू होने के 4 घंटे बाद नौसैनिक बेस ने टेलर को एक संदेश भेजा कि अन्य पायलटों को पानी पर आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए कहें। यह आखिरी आवाज़ थी जो उड़ान 19 से सुनी गई थी। उसके बाद किसी ने भी विमानों या 14 चालक दल के सदस्यों में से किसी को कभी नहीं सुना। नौसेना के 200 से अधिक विमानों और कई जहाज़ों ने अटलांटिक की खोज की, उड़ान के निशान की तलाश की। उन्हें कभी भी कुछ नहीं मिला। आज तक ना वे जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और ना हम। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जॉन बर्म्यूडेज ने सैकड़ों कोरल द्वीपों के एक द्वीप समूह को खोजा था। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में एक क्षेत्र है। यह बाहिया राज्य के आकार में लगभग दुगना है। इस पूरे विशाल क्षेत्र का आकार एक त्रिकोण की तरह है। इसका एक कोना मियामी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, दूसरा सैन जुआन प्यूर्टो रिको में है और तीसरा बरमूडा द्वीपों में है। यह जगह 20वीं शताब्दी के दूसरे छमाही में प्रसिद्ध हुई, जो कई जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के गायब होने की रिपोर्ट के लिए जानी जाती है। सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि कोई भी नहीं जानता था कि क्या हुआ। उन्हें कभी भी किसी भी जहाज़ के सिग्नल या फिर जहाज़ के डूबने के बाद उसके अवशेष नहीं मिले। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ गायब होने के केवल 1 या 2 ही मामले हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। पहले मतलब 100, 200 या 300 साल पहले। यह क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से है और उनकी मृत्यु 1506 में हुई थी। यह एक रहस्य है जो शायद सदियों पहले समुद्री खोज के दौरान शुरू हुआ होगा, लेकिन 19वीं शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध रहस्यों में से यह एक रहस्य है। मामलों की संख्या निर्धारित करना मुश्किल और लगभग असंभव है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज तक सैकड़ों जहाज़ों और हवाई जहाज़ यहाँ से गायब हो चुके हैं। लंबे समय से लोगों का यह मानना रहा है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं उन सब के पीछे एलियंस का हाथ है, क्योंकि यही एक ऐसा कारण है जो कि लोगों के गायब होने की पूर्णतः व्याख्या कर सकता है। स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित 70 के दशक की फिल्मों के साथ ये सिद्धांत और भी मजबूत हुए। यह बहुत ही डरावने तरीके से इन फिल्मों में दिखाए गए थे, जैसे परग्रही लोगों द्वारा कई धरती पर रहने वाले लोगों का अपहरण, और कई फिल्मों में रहस्यमय उड़ान फ्लाइट 19 के पायलट का जिक्र भी शामिल है। उस जगह के लापता होने की खबरें रहस्य से भरी हुई हैं। यह असामान्य नहीं था। उदाहरण के लिए बरमूडा ट्रायंगल पर ऐसे भी जहाज़ मिले हैं जिन पर कोई चालक दल नहीं है और वह जहाज़ बिना किसी चालक के समुद्र में तैर रहे हैं, क्योंकि बरमूडा त्रिभुज का एक हिस्सा सरगासो सागर के रूप में जाना जाता है, जो अपने शांत पानी की लहरों से नाविकों को डराता है। तेज़ हवाओं की कमी से इस जगह को पार करना बेहद कठिन हो जाता है और कई जहाज़ हफ्तों या महीनों तक भी इस क्षेत्र में फंसे रहते हैं। जब चालक दल हताश हो जाते हैं तब वह प्यास और भूखमरी से मरने से बचने के लिए महाद्वीप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से छोटी नाव में सुरक्षित भाग जाते हैं और इस वजह से वे अपने जहाज़ों को वहीं पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार ऐसी कहानियों का जन्म हो जाता है जो कहती हैं कि जहाज़ भूतिया है या फिर उन जहाज़ों में कुछ रहस्यमय घटना घटी है।
लेकिन सवाल यह भी है कि जो बातें हम कर रहे हैं वह भूतकाल की बातें हैं, यानी इतिहास की बातें हैं। 2015 में मालवाहक जहाज एल फारो उसी क्षेत्र में घूमते हुए गायब हो गया जहां एक तूफान बरमूडा ट्रायंगल को पार कर रहा था। समुद्र के तल पर जहाज का टुकड़ा भी मिला था और गहराई थी 5 किलोमीटर। लेकिन उन्हें चालक दल के सदस्यों का संकेत कभी नहीं मिला। लेकिन क्या उन्हें नहीं पता था कि वे तूफान की ओर जा रहे थे? क्या उनके पास एक कंपास भी नहीं था? क्या इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था जैसा विमानों के साथ हुआ था जब उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था? सही मायनों में पूछा जाए तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो कंपास को उसका काम नहीं करने देता, जैसे यूएफओ। पृथ्वी को एक विशाल चुंबक के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि पृथ्वी एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र से घिरी हुई है। यह क्षेत्र हमारे ग्रहों के आंतरिक कोर में उत्पन्न होता है, जहां भारी मात्रा में पिघला हुआ लोहा और निकल लगातार बहता रहता है। चूंकि कंपास की सुई चुंबकीय होती है, इसलिए यह उस ध्रुव की ओर आकर्षित होती है जहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, और इस मामले में यह चुंबकीय ध्रुव दक्षिणी है। यह कुछ लोगों को भ्रमित कर सकता है क्योंकि दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के करीब है, जहां पर हमने नक्शे का इस्तेमाल किया था। कंपास हमेशा उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है क्योंकि यह वास्तव में अपने पड़ोसी के चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म, जो कि दक्षिण चुंबकीय ध्रुव के हैं, के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि चुंबकीय ध्रुव निश्चित नहीं है। समय के बीतने के साथ यह खिसक सकता है और अतीत में तो यह उल्टा भी हुआ है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव के बीच के अंतर को चुंबकीय घोषणा यानी कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहा जाता है। समय के साथ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में परिवर्तन होता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस जगह पर हैं। कुछ जगहों पर इसमें 20 डिग्री तक का परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन क्या सच में बरमूडा ट्रायंगल में कुछ ऐसा है जो कंपास को काम करने में मुश्किल बनाता है? तो हमारे द्वारा बताए गए चुंबकीय गिरावट के कारण के अलावा विज्ञान को दूसरा कोई कारण नहीं पता है जो उस क्षेत्र में कंपास की कार्य प्रणाली को मुश्किल बनाते हैं। वास्तव में यह ग्रह के उन कुछ एक स्थानों में से एक था जहां पर कंपास की सुई कार्डिनल उत्तर की ओर इशारा करती थी। जब बरमूडा ट्रायंगल गायब होने की वजह से प्रसिद्ध हुआ तब वहां पर कोई मैग्नेटिक डिक्लिनेशन नहीं था, और वास्तव में यह ग्रह के उन कुछ एक स्थानों में से एक था जहां पर कंपास की सुई कार्डिनल उत्तर की ओर इशारा करती थी। इसलिए हमने जैसा सोचा था यह ठीक इसके बिल्कुल विपरीत है। वाओ! तो ये थोड़ा सा निराशाजनक है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कंपास किसी दूसरी वजह से ख़राब हुआ है, लेकिन इसके पीछे कोई और ही कारण है। लेकिन फिर भी एक और कारण है जिसके बारे में हमें सोचना ही चाहिए। एलियंस। क्या आप वास्तव में एलियंस को दोष देना चाहते हैं? लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली सभी रहस्यमयी प्राकृतिक घटनाओं को जांचने से पहले हम एलियंस के बारे में बात नहीं कर सकते। बस उन्हें 2 समूहों में विभाजित होने की कल्पना करें। पहला समूह जो दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, दूसरे शब्दों में वो चीज़ें जो उड़ते हुए जहाज़ों को नीचे खींच सकती हैं और तैरते हुए जहाज़ों को डुबो सकती हैं। में हम बात करते हैं तूफान की, क्योंकि तूफान वहाँ बहुत आम है, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स से भरा होता है जो अक्सर इन डरावनी प्राकृतिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। पानी के थक्के भी हैं जिन्हें हम वाटर स्पाउट्स कहते हैं, जो लगभग पानी के ऊपर दिखाई देने वाले बवंडर की तरह हैं। आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि एक वाटर स्पाउट 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति तक पहुंच सकता है, और एक ही स्थान पर एक साथ कई वाटर स्पाउट्स का होना भी संभव है। विशेषज्ञों का मानना है कि दुर्घटनाओं के बारे में कई कहानियां विशेष रूप से छोटी नौकाओं के साथ शायद तूफान और वाटर स्पाउट से जुड़ी हुई हो सकती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से केवल ये ही इसके लिए जिम्मेदार कारक नहीं है। तो क्या यह सही नहीं है? वास्तव में माइक्रोबर्स्ट भी एक कारण हो सकता है। यह एक मौसम की घटना है जो बादलों की गरज के दौरान होती है, जब हवा का एक विशाल स्तंभ जो प्लमेट्स को ज़मीन तक ठंडा कर देता है, और यह हवा और पानी से बने बम की तरह होता है जो पूरी तरह से एक विमान को अस्थिर कर सकता है या 10 से अधिक लहरें भी बना सकता है। 10 मीटर की ऊंचाई वाला एक जहाज आसानी से डूब सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि माइक्रोबर्स्ट और तूफान दोनों सीधे मौसम से संबंधित हैं,
क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में ही अपने कितने ही जाल छिपा लेता है। एक नाव जो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रही है, उसे पार जाने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक प्रवाल भित्ति यानी रीफ से टकराने का भी प्रमुख खतरा होता है। रीफ्स आधुनिक जहाज के पतवार को फाड़ भी सकते हैं। सौभाग्य से आज हमारे पास वह नेविगेशन प्रणाली है जिसकी वजह से इस तरह के खतरे से बचना आसान है, लेकिन हो सकता है कि उसकी वजह से कई जहाज दुर्घटनाएं हुई हों। अटलांटिक में एक और शक्तिशाली खतरा है, वह है लहरें। वे हवाओं या समुद्र की धाराओं द्वारा गठित विशाल लहरें हैं जो कहीं से भी बाहर निकलती हैं और कुछ ही सेकंड में जहाज को डुबो सकती हैं। मज़ेदार बात यह है कि कई समुद्र की घटनाओं की तरह उन्हें भी सदियों से एक किंवदंती माना जाता था, लेकिन इन लहरों की तुलना हम सुनामी की लहरों से नहीं कर सकते। सुनामी में भी बड़ी लहरें होती हैं, लेकिन वे थोड़ी अलग होती हैं। सुनामी एक बड़ा जल विस्थापन है जो आमतौर पर समुद्र के बीच में भूकंप के कारण होता है, इसलिए उन्हें सी क्वेक्स भी कहा जाता है। वास्तव में 17वीं शताब्दी के बाद से बर्मुडा ट्रायंगल में कम से कम 6 सुनामी आ चुकी हैं, और बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाली दुर्घटनाओं की वजह, एक अंतिम वजह ब्लू होल भी हो सकती है। ब्लू होल, जिसका सीधा सा मतलब है पानी के नीचे की गुफा, यह एक बड़े छेद में बदल जाती हैं जो सैकड़ों फीट गहरा हो सकता है और इसमें अन्य गुफाओं से जुड़ी सुरंगें हो सकती हैं। ज्वार की चाल के आधार पर वास्तव में मजबूत पानी की धाराएं इन सुरंगों से गुजरती हैं, और जब वे सतह पर पहुंचती हैं तो वह एक जहाज को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, लेकिन ये बातें पूरी दुनिया में होती हैं, है ना? तो फिर बर्मुडा ट्रायंगल ही एकमात्र ऐसा स्थान क्यों है जहां उन्हें दुर्घटनाओं का कोई संकेत नहीं मिल सकता? इसलिए मैंने बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाली रहस्यमय घटनाओं को 2 समूहों में विभाजित किया है। इसमें पहला समूह जो कुछ दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है और दूसरा गायब होने के लिए। और यहाँ हमारे पास महासागर की धाराएं हैं जो महासागरों के अंदर बहने वाली नदियों की तरह हैं। सबसे प्रसिद्ध इनमें से एक है विशाल गल्फ स्ट्रीम, जो अटलांटिक के पार बर्मुडा ट्रायंगल से पूरे इंग्लैंड में पानी को निर्देशित करती है। यह उत्तरी यूरोप में मौसम को विनियमित करने में मदद करती है, और इसके बिना इस क्षेत्र में सर्दियां बहुत अधिक तीव्र हो सकती हैं। यह लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और चूंकि यह बहुत बड़ी है इसलिए यह कुछ ही दिनों में एक भटके हुए जहाज को या दुर्घटनाग्रस्त विमान को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भी ले जा सकती हैं। इसलिए अगर कोई जहाज की तलाश करता है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता जहाँ पर वो जहाज डूबा हुआ होता है, क्योंकि जहाज तो समुद्र में दूर कहीं और चला गया होगा, या जाहिर है यह एक समुद्री खाई में भी डूब सकता है। हमें महासागर की खाइयाँ यानी कि ओशनिक ट्रेंचेस को भी नहीं भूलना चाहिए। अधिकांश भाग के लिए बर्मुडा ट्रायंगल में पानी बहुत गहरा नहीं है, लेकिन वे दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खाइयों को भी छिपाते हैं। ये खाइयाँ इतनी गहरी हैं कि लोग ठीक से इन्हें देख भी नहीं सकते। आखिरकार वे बहुत गहरी हैं और पानी का दबाव जितना अधिक होगा, खाइयों तक पहुँचना और भी मुश्किल होगा। और प्यूर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक में सबसे गहरी जगह है जो लगभग 8 किलोमीटर गहरी है। आप इसके तल पर बिल्कुल कुछ भी नहीं देख सकते। यदि कोई जहाज प्यूर्टो रिको खाई में डूब जाता है तो यह कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक भी हमने बर्मुडा ट्रायंगल की सबसे अच्छी चीज़ों में से एक का उल्लेख नहीं किया है, वो है मीथेन हाइड्रेट। समुद्र के तले में बहुत सारे पौधे और जानवर होते हैं, और जब वह मर जाते हैं तब विघटन के दौरान उनके अवशेष समुद्र के नीचे विशाल पॉकेट्स में इकट्ठे हो सकते हैं। यह ऐसा है जैसे समुद्र में भूमिगत जेब या फिर गुफा। जब भूकंप या मानव क्रिया जैसी घटनाओं से पॉकेट्स में दरार पड़ती है तो यह अवशेष, जिनमें मीथेन हाइड्रेट गैस भी होती है, बुलबुले के आकार में सतह पर पहुंच जाती है, जिससे समुद्र के उस हिस्से में घनत्व बहुत कम हो जाता है, और जब कोई वस्तु पानी से अधिक सघन होती है तो वह डूब जाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसी वजह से वहाँ समुद्र पार करने वाला जहाज तुरंत ही डूब सकता है? गैस से बचते बचाते हुए भी जहाज कुछ ही समय में डूब जाएगा, और यह संभव है। तो इसलिए इसका एलियंस से कुछ लेना देना नहीं है। जब हम इस क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं में से प्रत्येक दुर्घटना को देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह प्राकृतिक घटनाएं ही उनमें से अधिकांश घटनाओं की व्याख्या करती है। कुछ शताब्दियों पहले बर्मुडा ट्रायंगल खतरनाक क्षेत्र था और यहाँ तक कि भूत प्रेतों से भी संबंधित माना जाता था।
लेकिन कम से कम हम इसे ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारा सबसे अच्छा दोस्त है जिसका नाम है विज्ञान। कुछ लोगों के लिए विज्ञान आज भी कभी कभार जादू टोने से ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसी वजह से हम अज्ञात से दूर हैं और सच्चाई के करीब हैं।